वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। और दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो आज बात मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिनको इंसाफ और जज्बात बहुत पसंद हैं। चाहे बात इंसान की हो, इंसानियत की हो, या फिर कुदरत की कोई भी शय जो इंसाफ के इंतज़ार में है, उसके लिए वो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एनिमल एक्टिविस्ट का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं हौसलों की उड़ान में। तशरीफ़ लेकर आ रही हैं आज अंजलि गोपालन। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम हौसलों की उड़ान में। शुक्रिया। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने जिक्र किया एक लफ्ज़ का, इंसाफ, अंजलि गोपालन जी को इंसाफ लफ्ज़ बहुत पसंद है। और कहते हैं ना कि अ मोमेंट ऑफ जस्टिस इज़ बेटर देन ईयर्स ऑफ वर्शिप। बात बहुत होगी, मुलाकात तो हो ही रही है, जज्बात भी होंगे, तो एक लंबा अरसा, एक लंबा तजुर्बा, और जो मैंने बात कही इंसाफ की, जस्टिस की, मोमेंट की, ईयर्स ऑफ वर्शिप की, योर टेक मैम। मैं देखिए, मुझे लगता है कि मेरा काम ऐसा रहा है कि और कोई तरीका नहीं था ये काम करने के लिए, और मेरा काम रहा है HIV एड्स के एरिया में। और HIV एक ऐसी बीमारी है जो कि रोज़ आपको, आपके सामने, आपका कल्चर, आपकी सोच, आप इश्यूज़ के ऊपर कैसे सोचते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सब रोज़ आके आपके सामने रखता है। क्योंकि एक बार आप HIV में काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कितना वायलेंस है, लोगों को कितना सहना पड़ता है, कितना लोगों को सोसाइटी कैसे अलग करके रखती है। और याद है मुझे कि बहुत साल पहले जब हमने काम शुरू किया था, ये महाराष्ट्र की बात है, और उस गांव में 2 अलग वेल्स थे, तालाब थे ना। तो एक तालाब में अपर कास्ट लोग पानी लेते थे और दूसरे तालाब में दूसरे सब। और उस तालाब में एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति गिर गया था और वो बेचारे गुजर गए, और वो अपर कास्ट तालाब था। ठीक है। और पहली बार ऐसे हुआ उस गांव में कि सारे अपर क्लास लोग दूसरे तालाब में जाके पानी लेने लगे। तो HIV कहीं ना कहीं जाके आपको ना सोचने पे मजबूर कर देता है कि राइट से ज़्यादा ये गौर व फिक्र, सोच, आपकी परवरिश, आपका इन्वायरमेंट किस गौर व फिक्र के साथ आप आ रहे हैं, क्या आप साहित्य पढ़ते हुआ है, कैसे आपकी परवरिश हुई, कहाँ तक बढ़े, तो वो माजरा है। और साथ ही आप रिसेंटली आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो वी हैव सीन कोविड के 2 दौर हमने देखे, और आई वॉज कोविड पॉजिटिव इन सेकेंड वेव। तो उस वक्त मेरे खुद के परिवार का रवैया मेरे प्रति जो था, मेडिकल प्रॉब्लम्स तो एक तरफ हो गई, लेकिन साइकोलॉजिकल और जो आपने सहा कि एक बेइज्जती कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस, और हम आपको दूर से खाना वो उस तरीके से सर्व करते हैं, तो वो मैं खुद उस एक्सपीरियंस से गुजरा। तो आपका तजुर्बा तो इतना लंबा है, तो उस पर आइए कि इस पूरे मुल्क के अंदर किस सोच को किस तरीके से बदला जाए और क्या होता आ रहा है, कहाँ बदलने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से शुरू करती हूँ, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ, क्योंकि आखिर हम लोग सब जो भी हैं, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, करेक्ट, राइट। और जब तक आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं, रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी लर्नड बिहेवियर,
जब इंक्लूजन, वेरी लर्नड बिहेवियर, तो जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत साल पहले मैं शायद फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी और मेरी एक सहेली और मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपनी माँ बैठी थी और हम लोग बातें कर रही थी और माई सहेली टर्न टू मी एंड सेड समथिंग अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैंने कहा नहीं, माई ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मीज पेरेंट्स डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न। सो शी टर्न टू माई मदर एंड सेड कि आंटी ये क्या हुआ? तो मेरी माँ लाहौर से आई थी, तो उन्होंने कहा माई पेरेंट्स वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। और वो पहली बार मुझे पता चला। बट माई इंस्टेंट रिस्पॉन्स वॉज, अरे आपकी तो इतने मुसलमान फ्रेंड्स हैं। हमारा ड्राइवर अहमद जिसने हमारी परवरिश की, तो मैंने कहा इफ how can you do this, how can you be friends with someone who killed your parents in front of you? तो मेरी माँ ने कहा ये पहली बार है और आखिरी बार है कि मैं ये नॉनसेंस तुमसे सुन रही हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता कि ये दोनों साइड से हुआ था, ये रिलीजन की बात नहीं थी, देयर वर अदर इश्यूज। एंड आई थिंक मेरे ह्यूमन राइट्स की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। ठीक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई नीड टू स्टेप बैक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। बट डेफिनेटली दैट वाज वन ट्रिगर, क्योंकि अगर आप बच्चों को नहीं बताओगे, नहीं, वो सीख नहीं होगी, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। राइट? इट इज सो, हमारा कल्चर इज स्टीप्ड इन कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, और ये हमेशा हमें अलग करता है, डिवाइड करता है। और जैसे ही कोई भी समुदाय डिवाइड हो जाती है, राइट्स का उल्लंघन हो। बहुत बड़ा इशू है दौरे हाजिर के अंदर पूरे मुल्क के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जिस तरीके से जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो इन्वायरमेंट को बचाना, जल जंगल ज़मीन को बचाना, और उसके साथ साथ खुद को बचाना, शहरीकरण और गांव के लिए तमीज़, या उसके लिए एक दिल के अंदर वो मोहब्बत अपनी पैदा करना। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालें कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए फॉर द लॉन्ग पर्सपेक्टिव। पता नहीं अब कितने साल हो गए हैं मैं प्लास्टिक में पानी नहीं पीती। मैं प्यास से मर जाऊंगी, पर वो प्लास्टिक बॉटल मुझसे नहीं खुलता। देखने वालों के लिए आप ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है मेडिकल के बहुत। और प्लास्टिक में जो भी आप लेते हो, माइक्रो प्लास्टिक्स आप में आता है। देखिए आज की तारीख में कितना कैंसर फैल रहा है, और ये मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। हम जो जिस चीज़ का सांस ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, देखिए कितना दवाइयाँ डाल रहे हैं। जब हम लोग जो भी उगा रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ, खुद करती हूँ सब्जियाँ मैं पूरा, क्योंकि मैं इतना मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कहीं हम लोग एग्जाम्पल बन के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ। पर अब रही बात, लोग मुझे कहते हैं भाई तुम तो आज के, हमारे इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, अब तुम जानवरों के लिए कुछ कर रही हो। हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हो चुका है। क्योंकि जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं। बट अगर आप सोचें, सिर्फ ह्यूमंस के लिए राइट्स क्यों होनी चाहिए? अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पेड़ पौधों की, जानवरों की, उनके राइट्स का क्या हुआ? तो मेरा खुद का राइट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स इवॉल्व हो चुका है, वेयर आई थिंक इट कैन नॉट बी वन स्पीशीज वर्सेस अनदर। कुछ रूहानी प्रैक्टिसेस ये बताती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कनेक्टेड है इस ज़मीन से, धरती से, इस सूरज चांद सितारों से, और एक बैलेंस्ड के अंदर वो है, और उसके साथ ही वो रोटेट कर रहे हैं और सारे क्रियाकलाप उनके किए जा रहे हैं। तो ये पता हो अगर, तो शायद उनका बिहेवियर भी आपकी तरह चेंज हो। नहीं, आई थिंक बिहेवियर चेंज होने के लिए बहुत से, एक तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरा
आप में क्षमता होनी चाहिए सुनने के लिए, सीखने के लिए। अब क्या हो जाता है कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और ये भी है कि जैसे समाज में तरक्की आती है, आई थिंक उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेंस जो मैं देखती हूँ उन कम्युनिटीज़ में देख रही हूँ जहाँ RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और वो सिर्फ कुत्तों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि दे कांट स्पीक, राइट। और जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, और गांधी जी ने भी ये कहा है, वेरी इंटरेस्टिंग ना, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई सोसाइटी के बारे में कुछ समझना चाहते हैं कि वो सोसाइटी कैसा है, तो आप ये देखो कि वो अपनी औरतें, बच्चे और जानवरों को कैसे उनका व्यवहार है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गांधी जी ने कहा। सो मुझे लगता है उसमें कुछ सीख है और हम सबको सीखना चाहिए उसमें से, क्योंकि ये देखिए हम लोग अपनी औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हाँ, और जानवर तो बेचारे कोई हम लोग सब उनके खिलाफ हैं। और इसी में ये भी ऐड करते हैं, गांधी जी का एक और वक्तव्य कि ये जमीन आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन आपकी हवस पूरी नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल, बट दैट इज ट्रू। यस। और अगर आप इस चीज के बारे में सोचे तो इट इज सो, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके हम लोग, वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी, एज अ पीपल। हमारा कल्चर हम लोग क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं अपने बच्चों को। वक्तन हम इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं कि कोई एक्टिविस्ट आता है, एनिमल एक्टिविस्ट की ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वो परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, कुत्तों के लिए, गाय के लिए, और उसके बाद और कई तरह के जानवरों के लिए एक एसोसिएशन बनाते हैं, फिर बड़ी सभाएं होती हैं, कुछ शपथ लिए जाते हैं, लेकिन होता कहीं कुछ नहीं है। हाँ। तो चेंज कहाँ पर लाने की आवश्यकता है? और एक इस मुल्क की बड़ी राजनीतिज्ञ, बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाली मेनका गांधी जी ने भी इस पर बहुत कार्य किया। तो उस एस्पेक्ट को पर भी आप ज़रा रोशनी डालें और बताएं कि किस तरह से आखिरकार जो ज़रूरत है, जिस चेंज की ज़रूरत है, वो चिंगारी कैसे भड़के इस समाज के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, परिवार के अंदर। आई डोंट नो, इतने सालों के बाद मुझे लग रहा है कि, क्योंकि तजुर्बेकार है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आई डोंट नो, बिकॉज ये एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं कह दूंगी कि देखो, आई थिंक इनहेरेंटली अगर ट्रूथ नहीं है हमारे थिंकिंग में, हम वाकई में वो नहीं करते हैं जिसे हमें करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है। एक है कि हम लोग बोलते हैं, और ये सिर्फ एनिमल्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल, एवरीथिंग इन सोसाइटी। मुझे बताइए कि इस सोसाइटी में वी फाइंड चिल्ड्रन इन गार्बेज डंप्स। हमें एक बच्चा मिला था जिसका आधा सिर मैगेट्स खा चुके थे, ठीक है। जानवरों का तो वो रोज का हाल है। तो जब तक हम लोग, हाँ, हम लोग बातें तो करते हैं और हम लोग बहुत अच्छी से बातें करते हैं, पर उन बातों पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे एजुकेट किया जाए, कैसे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कैसे वो जज्बात, वो संवेदनशीलता कैसे बच्चों के साथ शुरू कीजिए। हमारा जो एजुकेशन है, वी डू नॉट हैव अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और जैसे ही आप बच्चों को बोलोगे ना एनवायरनमेंट के बारे में, वो बड़ों को बोलेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे, क्योंकि अब हर दूसरे दिन में पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ होती है मेरे रोड पे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, खिड़की खोल के कचरा बाहर फेंकते हैं, और फिर पुण्य करने के लिए गाय को रोटी खिलाएंगे या कबूतरों को दाना डालेंगे। हाँ, वो और किसी शायद ज्योतिषी ने उनको बता दिया कि आप ऐसा करें जाकर। बिल्कुल, अंदर से नहीं आता ना। एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल। हम जो करते हैं, हम कुछ उसके रिटर्न में कुछ चाहते हैं जी, पर दैट इज ह्यूमन नेचर। हम भी, सब लोग, मैं हूँ, आप हैं, हम लोग सब
इसलिए मैं कहती हूँ जब हम लोग कुछ करते हैं, लोग मुझे कहते हैं ओह आप तो मदर टेरेसा जैसे, मैं कहा बिल्कुल नहीं। तो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू लर्न एज एडल्ट्स। और जब तक हम एज एडल्ट्स नहीं सीखेंगे, हमें लगता है एडल्ट होने के बाद हम सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, आप अपने समाज को आगे नहीं ले जा पाओगे। एक तरफ देश आज़ाद होता है, उसके बाद कई तरह की एक सिस्टम पूरा सेट होता है देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, जिसमें जो टॉप सर्विसेज हैं जैसे कि IFS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अप्लाइड सर्विसेज और कई तरह के बड़ी बड़ी सर्विसेज होती हैं जिससे कि लोग सम्मान पाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को सोसाइटी के समक्ष पेश करते हैं और अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, सोसाइटी भी उनका सम्मान करती है। क्या बेहतर होता टॉप अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, जो नीचे की एजुकेशन है प्राइमरी, वहाँ के टीचर्स को भी वो सम्मान, वो पैसा, वो इज़्ज़त, वो फैसिलिटीज़ मिलती तो शायद और बेहतर हो सकता था, क्योंकि नीचे से ही वो जो जड़ है वो पनप नहीं पा रही है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ, तो ऑफ कोर्स प्राइमरी एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू द 12th स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अनकॉमन कि हम देखते हैं कि 8 स्टैंडर्ड तक या 9 स्टैंडर्ड तक सारे बच्चों को पास कर दिया जाता है, और जब तक वो 10वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, ना तो वो ठीक से लिख पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, हमारा सिस्टम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें टीचर्स का भी हिस्सा है। उनको जो ट्रेनिंग मिलती है, मुझे लगता है कि उस ट्रेनिंग को थोड़ा एक्सपैंड करना और ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि बहुत ही उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। क्योंकि अब मैं देख रही हूँ साइंस टीचर्स फॉर एग्जांपल, जब आप उनको रिप्रोडक्शन सिखाना होता है, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं सिखा पाते। सारे टीचर्स नहीं, पर बहुत से टीचर्स आज के तारीख में भी वो कह देते हैं बच्चों को मैं ये 10 मिनट के लिए पढ़ाऊंगी और उसके बाद तुम अपने घर में पढ़ लेना। तो कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि टीचर्स को भी एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं मिल रही। ठीक, ये ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि बहुत टीचर्स ऐसे हैं कि बहुत कमिटेड हैं, ये नहीं कि कमिटेड नहीं है। और एक ज़माना ऐसे भी था कि टीचर्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं था, उनकी सैलरीज देखिए क्या मिलती थी उनको। अब जाके शायद दिल्ली स्टेट में तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है। जी, वही बात मैंने कही, कुछ जगह पर तो है, लेकिन अगर वो जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि अगर उन सर्विसेज की तरह अगर हम अपने अध्यापकों को सम्मान देते, वो तो फिर होता प्रोटोकॉल देते, बिल्कुल, वो इज्जतें देते। बट नाउ मुझे लगता है कि देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, बट जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, इट हैज़ टू हैव मोर वैल्यूज। हम लोग अपने बच्चों को वैल्यूज नहीं सिखा रहे हैं। ये ज़रूर सिखाते हैं कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होगा, आप जाएं अपने टीचर्स को पेन गिफ्ट करें, लेकिन वो वैल्यूज़, वो बोथ वे ट्रैफिक, दैट इज एब्सोल्युटली मिसिंग। बिकॉज वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट बहुत लर्नड वैल्यू है। अगर आप बच्चे को नहीं सिखाओगे उसको कभी नहीं पता चलेगा रिस्पेक्ट क्या है। आज के तारीख में देखिए क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली ज़माना भी ऐसे है ना, थिंग्स हैव चेंज सो मच। जो आपको एक्सेस है इंटरनेट का, जो आप यंग उम्र से भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और जिस तरीके से मिल रहा है, और कोई एडल्ट आपको कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ समझा नहीं पा रहा, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो क्या कुछ कोशिशें शुरू होनी चाहिए, लाइक एक तरफ से सोसाइटी से, दूसरी तरफ गवर्नेंस की तरफ से, शुड इट बी द बोथ वे ट्रैफिक, कि ये भी कुछ करें, ये भी कुछ करें? देखिए, एक संवाद हो एक बीच में। या आवर प्रॉब्लम इज एज अ सोसाइटी हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ सब चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट करे, और मैं हमेशा कहती हूँ हाँ गवर्नमेंट का रोल है सब चीज़ में, पर सोसाइटी को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक वो दोनों में हाथ, अगर दोनों नहीं मिलके काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा चेंज ला पाओगे।
अच्छा, ट्रांसजेंडर पर थोड़ा सा हम आते हैं इस बात पर। मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और सभी लोगों के होंगे, क्योंकि सोसाइटी का वो हिस्सा है। और वक्त वक्त पर ये बात उठती रहती है, पॉलिसीज़ में भी जाती है, अभी भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो ट्रांसजेंडर होना ये एक बाय चॉइस है या फिर एक नेचुरल एक बात है? इस सिर्फ पर भी ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी, आप पूरे की बात कर रहे हैं? लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, absolutely, मैं सबके पूरे की आप बात पूरे कर की रहा बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको लेके मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज करूंगी। हाँ? मैं आप आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि जब आपको पहली बार किसी के साथ आकर्षण हुआ था, बंद करो आंख। ठीक है। हाँ, जब आपको पहली बार आकर्षण हुआ, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आपकी उम्र क्या थी और वो व्यक्ति कौन था? हाँ, खोल लो आंख, इतना टाइम तो नहीं लगता। परफेक्ट। हाँ, तो अब मैं ये नहीं पूछ रही आपसे जी। कि वो कौन था या थी, जी। वो नहीं पूछ रही, पर मैं यही पूछ रही हूँ आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जब पहली बार आपको लगा कि हाँ, आई एम फीलिंग समथिंग? मस्ट बी 17 एंड हाँ। हाफ इन 18। अरे वेरी लेट ब्लूमर है आप। हाँ, तो अगर 17 भी हो तो उस वक्त अगर आपका आकर्षण औरतों की ओर है, तो क्या आपने कहा अपने आप को कि हाँ, मुझे ये फीलिंग्स हो रही हैं, बट आई मस्ट बी अट्रैक्टेड ओनली टू विमेन? या इट हैपेंड नेचुरली? यस, क्या हुआ नेचुरली, या अपने अपने आप को कहा? इट वाज नेचुरली। इट वाज नेचुरल, राइट? राइट। नो वन फोर्स्ड यू टू बी अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स। ट्रू। वैसे ही जो लोग समलैंगिक होते हैं, उनके लिए भी बहुत नेचुरल है टू बी अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स। चॉइस नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप समलैंगिक होते हैं इस दुनिया में जहां दुनिया आपको इतनी बुरी नजर से देखता है, घृणा करता है, जी जी जी। तो आप क्यों चूज करोगे उसमें घुसने के लिए? तो नेचुरली है ना, आप यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो जितना आपके लिए नेचुरल है टू बी अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स, वैसे ही जो लोग समलैंगिक हैं उनके लिए बहुत नेचुरल है टू बी अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स। आई डोंट थिंक एनीवन कैन फोर्स यू। लेकिन जो जिस नज़र से देखा जाता है और सोसाइटी जिस तरह से बातें करती है, स्टिल टॉप सोसाइटीज़ अ वेरी, है ना, कि बहुत ऊंचे जो सोसाइटी में अपने आप को पेश करते हैं, दे ऑल्सो थिंक in a very negative way about them. Because I think what you don't know you fear very often, क्योंकि information नहीं है, नहीं पता चलता लोगों को ये है क्या, क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं, ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। तो unless we are open about these issues, but one is society's response, but society's response is very often guided by the law. हम एक डेमोक्रेसी में है ना? यस, ओके। तो इमेजिन इन अ डेमोक्रेसी हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कौम है जिनके पास कोई राइट्स नहीं है। ट्रू। राइट? द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज जब सेक्शन 377 वाज रेड डाउन। पर उसको, वो जो एलजीबीटी कम्युनिटी को क्रिमिनल माना जाता था, अब बिकॉज ऑफ रीडिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377 और नए बीएनएस में वो 377 चला ही गया है, विच इज अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज नथिंग अगेंस्ट मेल रेप एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनिमल रेप जो 377 में हुआ करता था। पर एटलीस्ट नाउ एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, दे आर नॉट सीन एज क्रिमिनल्स। कि फूल खिल जाएंगे और चाहे ज़मीं कितनी भी कठोर, आप चलते रहिए, तो वो वक्त ज़रूर आता है कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे और रिपीटेडली उस पर आप हैमर करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट आता है कि तुम गिरना चाहे उठना, लेकिन कोशिश मत छोड़ना, खुलते हैं दरवाजे खटखटा देने के बाद। बिल्कुल। आपने इंसाफ की बात की और एक सिस्टम की बात हुई थी, ऑफ द माइक भी आपसे कुछ चर्चा हुई थी, तो थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं सिस्टम्स को लेकर। नॉट कि सिर्फ एक कंट्री की बात हो रही है, हमारे मुल्क की बात हो रही है, पूरी दुनिया को अगर देखें तो बड़ा एक कैओस सा मचा हुआ है चारों तरफ। इन्वायरमेंट को भी लेकर देखें और अगर पीछे जाएं, क्या
1400-1500 साल पहले एक बेहतर सिस्टम हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ नज़र करें और तमाम मैसेंजर्स आए, तमाम स्पिरिचुअल लोग आए। ये ज़मीन की बात करें तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक। वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएं तो तमाम मैसेंजर्स, ईसा मूसा, मोहम्मद तक, और हर किसी ने अपनी अपनी इंसानियत को बेहतर करने की बात कही। तो क्या बेहतर हो सकता है? क्या हमें लुक बैक करना चाहिए एक बेटर मुस्तकबिल के लिए? It doesn't mean that I do not believe in spirituality or I do not respect religion. I True, do. true. Because all religions teach you good things also. But interpretation जो होता है कभी कभी problematic होता है। तो ये सोचना कि 1500 साल पहले बहुत अच्छा था, नहीं। देखो जिस तरीके से रिलीजन ने बच्चों और औरतों को कंट्रोल किया है, उसमें प्रॉब्लम है। आज देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वो देश जहां औरतें, डॉक्टर्स, लॉयर्स इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी में रह रही थी, आज उनको पढ़ाई का भी मौका नहीं मिल रहा, राइट? सो इट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन मेरे दिमाग से। एब्सोल्युटली, दिस इज अ राइट वर्ड। यस, आई थिंक इट अनफॉर्चुनेटली इट एग्जिस्ट, राइट? तो बहुत मुश्किल कहना है कि उस टाइम जो लोगों ने ये लोग थे और इन्होंने ये कहा और बहुत अच्छा था और आज बहुत बुरा है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टुडे। इंसाफ की तरफ लेके आ रहा हूँ चीज़ें कि प्रॉब्लम्स तो हैं, होती रहेंगी, होती रही हैं। इंसाफ का तकाजा क्या हो? जैसे कि मैंने शो की स्टार्टिंग में बोला कि अ मोमेंट ऑफ जस्टिस इज़ बेटर देन ईयर्स ऑफ वर्शिप। तो इंसाफ का जो आधारशिला है, उसकी बुनियाद है, वो क्या हो? क्या जज्बात के आधार पर इंसाफ होना चाहिए, सबूतों के आधार पर होना चाहिए, या उसके लिए कॉम्बिनेशन होता है अक्सर? हाँ। और मुझे लगता है कि चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल, और इसलिए मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस ज़माने की राइटिंग्स पढ़े जब सती नॉर्दर्न इंडिया में बहुत प्रेवलेंट था, हमारे नॉर्थ के इलाके में ज़्यादा, राजस्थान, यूपी, हरियाणा की तरफ, अगर आप उस टाइम की जो राइटिंग्स है ना पढ़ें, आप सोच भी नहीं सकते कि सती को हम लोग रोक पाते अगर राजा राम मोहन राय ना। हाँ, नहीं होते। और जो भी बहुत लोगों ने उस इश्यू पे काम किया, अगर वो नहीं हो, अगर इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक कि चेंज आता। आप अपने तजुर्बे से ये बता पाएंगी कि जैसे कि राजा राम मोहन राय, इनका जिक्र हुआ कि सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने काम किया, और यही एक नाम इतिहास के अंदर दर्ज होता है। जब कोई व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठता है, कोई शख्सियत इतनी ऊंची उठती है किसी जुल्म के खिलाफ, तो उसके आसपास एक माहौल भी बनता है, और भी लोग होते हैं, एक पूरी सोसाइटी का वो चेंज होता है, या सिर्फ एक इंडिविजुअल को होता है, या फिर स्पार्क इंडिविजुअल के थ्रू आता है, सोसाइटी चेंज होती है? महात्मा गांधी को देखिए, पूरे देश को हिला, ये पूरा देश हिल गया था, एक ही व्यक्ति ने किया ना वो। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में गौर से नहीं सोचेंगे, हमें लगेगा कि इट्स बहुत मुश्किल है कुछ करना। बहुत ये लगता है, ये सती की बात पे मैं फिर जाऊंगी कि अगर एक तो अगर वो लॉ नहीं चेंज होता, वे सती वाज बैंड, राइट, तो फिर हाउ वुड वी हैव स्टॉप्ड इट? गवर्नेंस स्टॉप्ड। बिल्कुल, इट स्टॉप्ड इट। दो सोसाइटी वाज नॉट रेडी टू लिसन टू दैट। बहुत रेसिस्टेंस रहा है उस टाइम पे, और हम जो पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में तब पता चलता है कितना रेसिस्टेंस रहा है। तो पर हुआ ना, आज के तारीख में कौन सी औरत जाके अपने हस्बैंड के साथ आग में मरती है? नहीं होता ना। तो थैंक गॉड फॉर दैट। कई लोग हैं आज के ज़माने में भी वो चाहते होंगे, पर होता नहीं है। थैंक गॉड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। एक राजनीतिज्ञ का मैंने बयान देखा पार्लियामेंट के अंदर, और बात हो रही थी कि भाई ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो ही सेड इन अ लाइटर मोमेंट कि भाई अरे बाबा, एक जन्म ही बहुत है। 7 जन्म कैसे निभाएंगे? एंड इट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आस्क मी, It should be a contract between two people. पर समाज क्या कहती है? It can only be between male and female. I don't think so. I think because
वॉट इज़ दैट कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज आप किसी को प्यार करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बिताना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेल और फीमेल में क्यों हो? आई थिंक इट शुड बी बिटवीन एनी टू पीपल हु वांट दैट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली 100%। अब आते हैं बातें बड़ी इंसाफ की भी हुई, इन्वायरमेंट की भी हुई। नाज फाउंडेशन, ये नाज फाउंडेशन क्या है, कब से शुरुआत हुई? और एक सवाल ये भी कि जिस एक्टिविज़म की तरफ आप आई हैं, इंसानियत की जो खिदमत करने की तरफ जो आप आई, वो स्पार्क आपके अंदर कहाँ से उठता है? और थोड़ी सी जो शोले और लपटें उठी आपकी ज़िंदगी में, उनका भी थोड़ा सा जिक्र करें। नाज का मतलब है प्राइड, और उर्दू में ना। एब्सोल्युटली। तो हमने नाज 94 दिसंबर में काम शुरू किया और 95 मई में रजिस्टर की थी, तो काफ़ी साल हो गए हैं। और हमारा सारा काम HIV प्रिवेंशन के नज़रिया से हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि HIV जो है कि हम सब सारी हमारी इंटायर, आई थिंक इट टचेस एवरी एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी का। HIV ने मुझे अंडरस्टैंडिंग जो बच्चों के बारे में दी, शायद मुझे नहीं मिलती इफ़ इट वाज नॉट, अगर मैं ये काम नहीं करती। तो 2000 में मैं बहुत क्लियर थी अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ना तो शादी करनी थी, ना बच्चे चाहिए थे। आई नेवर वांटेड दैट। तो 2000 में हमारे ऑफिस में एक बच्चा कोई छोड़ गया, और वो बच्चा HIV पॉजिटिव था। जिस तरीके से HIV की हमने आप पुरजोर कोशिश कर रही हैं प्रिवेंशन की, सोसाइटी को एजुकेट करने की, दौरे हाजिर के अंदर हालिया वक्त में हमने देखा कि जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि एडवर्टीजमेंट एजुकेशन के लिए वो जागरूकता, वो अब बड़ी कम है और शायद देखने को भी नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल। और ये देखो, क्योंकि वो सब हुआ था, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि उस वक्त एक तो ग्लोबली काफ़ी प्रेशर था सरकार पे HIV प्रिवेंशन पे काम करने के लिए, राइट? ठीक है। और बहुत पैसे भी आ रहे थे। फिर आई थिंक अबाउट मे बी 15 साल पहले, 10 साल पहले, वो ये माना गया कि HIV के लिए इतनी पैसे खर्चने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HIV इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और शायद नहीं है जितनी उस वक्त थी। क्योंकि आज की तारीख में जब हमने केयर होम खोला था 2000 में, जब वो बच्चा हमारे पास, उस वक्त मैंने सबको फ़ोन किया, सारी संस्था को जो बच्चे रख रहे थे, और गवर्नमेंट संस्थाओं को भी, कि हमारे पास ये बच्चा आया है, प्लीज़ रख लीजिए। क्योंकि आई हैड नो एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन। तब हमें कहा गया हम तो HIV पॉजिटिव बच्चा नहीं लेंगे। तब हमने पहला केयर होम शुरू किया था। और ऑफ कोर्स जब आप बच्चे की देखभाल करने लगते हैं, जाहिर है प्यार हो जाता है, और आप आपकी सोच और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बदल जाती है। और पर वो ज़माना था कि सारे बच्चे जो हमारे पास थे, हमारा क्राइटेरिया ये था कि बच्चा HIV पॉजिटिव हो और माँ बाप गुजर गए हों और कोई कम्युनिटी सपोर्ट ना हो। तो ऐसे ही बच्चे हमारे पास आ रहे थे। ठीक है। पर आज के तारीख में, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी हैं, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको HIV है। परफेक्टली फाइन। और अब हम दूसरी संस्थाओं को ट्रेन कर रहे हैं कि आप उन बच्चों को रखिए जो आपके पास आते हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक अलग केयर होम उनके लिए बनाया जाए। और सरकार का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। जी। दवाइयों का फ्री दवाइयाँ मिलती है, फ्री टेस्टिंग होता है। तो एक चीज़ मैं सबको कहूँगी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि जब तक आप अपना टेस्ट नहीं कराओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको HIV है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत सालों तक कोई लक्षण नहीं होते। ठीक है। तो अगर आप टेस्ट कराओगे, फ्री, मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ART सेंटर्स हैं जहां वो फ्री टेस्ट होते हैं और फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। और इसकी वजह से बच्चे कम पैदा हो रहे हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। परफेक्ट। पर अब आप
बोलोगे मुझे कि जैसे आप कह रहे थे कि हम वो कोई मैसेजेस नहीं देख रहे हैं, तो क्योंकि पैसे भी अभी नहीं है, सरकार को भी नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है, तो जो पैसे प्रिवेंशन पे खर्च means हो कि- रहे थे वो नहीं खर्च हो रहे हैं, पर दवाइयों पे हैं, क्योंकि अभी भी फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ प्रॉब्लम आई है? अभी बढ़ने लगी है, अच्छा, दोबारा से बढ़ने लगी है। और जिससे भी आप बात करेंगे जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, क्योंकि प्रिवेंशन पे कोई मैसेजिंग नहीं, नहीं है। तो अब सबको लगता है कि इशू नहीं है। तो इसका क्या एक वजह है कि दोबारा से ये चीज बाउंस बैक कर रही देखिए है? हमें नहीं, एक वजह है, क्योंकि एक तो आपने दवाइयाँ हैं। पैसे का जिक्र किया, हाँ। तो पैसा वो वर्ल्ड वो हेल्थ तो- ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा था या? नहीं, इट वाज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग गेट्स फाउंडेशन और ये सब। ठीक है। बहुत पैसा आया है HIV प्रिवेंशन के लिए, पर अब पैसे नहीं है। इज दिस द मेन कॉज? दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ओके। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं जो HIV पे काम कर रही थी नहीं कर पा रही हैं। नेचुरली अगर पैसे नहीं है कैसे करोगे? हमारा तो जुनून है ना, तो हम कर रहे हैं, ठीक है। बट पीपल हेल्प। इस तरीके से HIV के लिए काम किया गया, प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ आई, फिर कुछ और वजह है उनकी कि दोबारा से ये बाउंस बैक कर रही है। तो हम पॉजिटिवली जाते हैं कि एक चीज़ पर हमने काम किया और उस मुश्किल को हमने कम करने की हल कोशिश की, हल किया। और कई सारी मुश्किलों की बात हमने शुरुआत में भी की शोज़ के, जैसे कि एक कैंसर के कारण बड़े देखे जाते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा जो वजह है वो ये है कि प्लास्टिक का यूज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम देखते हैं कि एक चाय का कल्चर है और उसको हम प्लास्टिक के एक कप के अंदर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी लेते हैं उसको फिर गाड़ी के अंदर रखते हैं और वो फिर गर्मी से तपता है, फिर उसके बाद उसी पानी को पीते हैं। तो इस पर भी जिस तरीके से इस तर्ज पर कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, तो जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी शायद सॉल्व की जा सकती हैं सब अगर कुछ गवर्नेंस solve किया और जाता है। सोसाइटी ऑफ इन्वॉल्व हो। कोर्स, बट आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें। हम्म, एक है सरकार करती रहेगी और करना चाहिए उनको, बट टोटल डिपेंडेंस ऑन सरकार मुझे लगता है प्रॉब्लमैटिक है। आप मुझे ये बताइए कि हम लोग अभी भी ये सब जानते हुए प्लास्टिक की बोतल में पानी क्यों पी रहे हैं? कन्वीनियंस, और क्योंकि वो अवेलेबल है, राइट? पर अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लोग मुझ पे हंसते हैं कि तुम हर जगह जाके यार तुम अपना पानी ले जाती हो, या बोलती हो मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, मुझे RO का पानी दो। कहाँ, मैं करती हूँ, लोगों को बहुत तंग करती हूँ इस इशू पे, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी। हाँ, और अब आप देखो कि HIV का जो प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम इस देश ने कैसे सॉल्व किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किया। पर अब मुझे लगता है वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अ लिटिल बिट कि हम लोग देख रहे हैं कि नए इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं स्लोली, तो कुछ तो करना पड़ेगा अभी ठीक है। प्रिवेंशन को लेके, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जब प्रिवेंशन था, और हम जैसी संस्थाएं कर रहे हैं। प्लास्टिक वाले मुद्दे पर क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक वाले मुद्दे पे आई थिंक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिल, एक तो है कि आप सोर्स में बंद कीजिए, पर सरकार वो नहीं कर पा रही है। उसका क्या कारण है, ये भी बता दें। आई थिंक लॉबी प्लास्टिक की बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, प्लास्टिक का जो कन्वीनियंस है। अब मुझे ये बताओ, मैं जो घर के लिए मसाले लाती हूँ, वो वीकली मार्केट में जाके वो लोग मसाले रखते हैं ना, ट्रू। रेडी पे, जी जी जी। तो मैं पेपर बैग्स ले जाती हूँ, उसमें मसाला आता है घर के लिए। तो फिर किसी ने मुझे कहा, अरे उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। मैंने कहा क्यों, जो तुम प्लास्टिक में खा रही हो उसमें क्या क्या हो रहा है, कितने साल से वो प्लास्टिक में पड़ा, नहीं पता ना। सो इट इज हमारी सोच ना, वी थिंक, और देर आर सम थिंग्स जो प्लास्टिक में आएंगी। अब सब लोग चिप्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये तो सब वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। सो एक तो है कि इट इज गोइंग टू बी मुश्किल होने वाला है। आपने ऑर्गेनिक चीज़ों की बात की, जैसे कि आप सब्जियां उगाती हैं, अब हर किसी के लिए नहीं तो हो पॉसिबल नहीं है of कि course. उनके पास इतनी ज़मीन हो या फिर उतना वो गौर फिक्र कर पाए, उतना एंड effort मार पाएं। ऑर्गेनिक बहुत एक्सपेंसिव हो गया है आम आदमी के लिए। अगर आप जाके ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदना चाहते हैं या कुछ जी, भी जी, ऑर्गेनिक, जी। इट इज वेरी एक्सपेंसिव।
तो यहाँ मुझे लगता है सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक तो आप फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए, जी ऑर्गेनिक। आज के तारीख में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना जी जी कि आप क्या कहते हैं, केमिकल्स मत यूज करो, हाँ, थैंक्स टू द ईरान वॉर। बट द पॉइंट इज कि यूज होना नहीं चाहिए। क्यों यूज होना चाहिए? आखिर आप 1500 साल की बात कर रहे थे ना। जी 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 हम लोग तो ऑल दिस थिंग वी यूजिंग नाउ फ्रॉम द 60s। ये जो केमिकल्स यूज हो रही हैं 50-60 से शुरुआत हुई थी। जी। उसके पहले तो हम लोग कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ खाद, गोबर का खाद और ये सब यूज कर रहे थे। तो सर्कमस्टेंसेस इस तरह के थे। Of course. जय जवान जय किसान का Of नारा दिया course. गया। अगर आप, हाँ बिल्कुल, दैट इज हरित क्रांति। सो दैट इज द प्रॉब्लम। Prime Minister- अब देखो द कंजम्पशन ऑफ मिल्क, इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क में क्या हो रहा है गायों में। इवन नाउ ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है जानवरों को ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। सो मिल्क में एंटीबायोटिक्स इतनी पाई जा रही है दैट जो दूध, हम कहते हैं ना बच्चों को दूध पियो, पता नहीं उसको क्या पिला रहे हैं। हाँ, सवाल यही आता है कि हर दिल्ली जगह। बॉम्बे इतनी बड़ी सिटीज और इतने मिल्क की सप्लाई, ये कहाँ से? कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है? सो ऑफ कोर्स नाउ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हमारा देश इतना बड़ा है, देयर आर सो मेनी ऑफ दी स्मॉल इश्यूज कि कैसे, अगर हम बैठते हैं सोचने के लिए कि चेंज कैसे लाएं, वी कैन ओनली लुक एट इट। मैं तो सिर्फ इंडिविजुअल करती हूँ, मैंने कहा जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। एंड आई एम होपिंग दैट, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सीरियसली इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगी और कुछ नहीं करेगी, तब तक इंडिविजुअल तक ही सीमित रहेगा। और हमें चाहिए पूरे देश के लिए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ नेबर कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान से भी ज़्यादा थी। उन्होंने एक कंट्रोल किया और बेटर रिजल्ट वक्त के Of course. बाद आते हैं। आप कंट्री में ही देखिए, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से दूसरे सारे इंडाइसेस बहुत सही हैं। जी। केरला को देख लो, एजुकेशन को देखिए, तमिलनाडु को देखिए, कुछ तो हुआ है। पर देयरफॉर पॉलिटिकल विल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है और ये देश कर सकता है। हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पर हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस मुल्क के लिए, नौजवानों के लिए, माशरे के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं बातों को एग्जैक्टली जैसा समझना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कोई एक बहुत गहरा कोई मैसेज, संदेश आप देना चाहें। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कह सकती हूँ जो मैं अपने लिए मैंने देखा है कि इट हैज़ वर्कड, कि जब भी हम कोई इशू को लेते हैं ना, हमें लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम क्या करें, कहाँ कि कर पाएंगे, राइट? तो मुझे याद है जब हमने केयर होम खोला था बच्चों के लिए, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि अरे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं, उनको ये नीड है और तुम तो सिर्फ 30 बच्चों के लिए कर पाओगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे कैसे देख रही हैं इस मुस्तकबिल इस वही देश तो का? मैं कह रही हूँ, वो जी, 30 ही जी, तो है। हाँ। तो एटलीस्ट दो 30 फॉर लाइफ आर सेट, ठीक है। राइट? तो मैं लोगों को ये कहूँगी कि जब भी आपको कुछ करना है ना, डोंट थिंक ऑफ द बिग, दिस इज वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट डू नॉट थिंक ऑफ द बिग पिक्चर। अगर आप वो एक व्यक्ति को, एक जानवर को, उसकी जिंदगी को छू लो ना, आपने बहुत कर लिया है। दुनिया को भूल जाओ। जी जी जी। जस्ट डोंट स्टॉप योर सेल्फ बिकॉज प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। हम लोग इसलिए कुछ नहीं करते, अक्सर नहीं करते, कि प्रॉब्लम इतना बड़ा है, हम कैसे करेंगे? कर सकते हैं, एक के लिए तो कर ही सकते हो ना। चलिए, बहुत खूब। और हौसलों की उड़ान का जो एक है ना कि टाइटल जो बात है वो ये है कि रुक सके ना झुक सके जो इस तरह से उस गगन को, मंजिलों को पा सके जो, गांव क्या ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है।
ये हौसलों की उड़ान है। बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी बेबाक अंदाज में बहुत ही गहरे विषयों पर बात रखने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि नाजरीन ने इसको लिया होगा और लुत्फ़ भी उठाया होगा आपको सुनते हुए, और साथ ही साथ बहुत एजुकेशन भी ली होगी और अपनी ज़िंदगी में उसको वो अप्लाई भी करेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी भी आपकी कि देश तरक्की करे, मुस्तकबिल बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरखुरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। दोस्तों, इस शेर का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानी के वक्त आते हैं, देश के सामने, समाज के सामने, इंडिविजुअल्स के सामने, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, मुश्किल से दूर नहीं भाग सकते। उसका सामना करना होगा, मुश्किल को हल करना होगा, अपने लिए, अपने माशरे के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए। तभी एक बेहतर मुस्तकबिल बन सकता है और एक बेहतर माशरा बन सकता है, एक बेहतर इंसानियत बन सकती है। तो आज के हौसलों की उड़ान के इस शुमारे में बस इतना ही। अगले शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात एक और अजीम शख्सियत के साथ। लेकिन चलते हुए आपको याद दिलाते हैं कि आप डीडी उर्दू को और हौसलों की उड़ान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर मिलें या फिर यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात एक और शुमारे में। तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।